हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं अधिशोषण के अनुप्रयोग। यानी अभी तक हमने जो अधिशोषण देखा था उसका यूज क्या है, तो वह पढ़ेंगे हम अधिशोषण के अनुप्रयोग में, एप्लीकेशंस ऑफ एड्सॉर्प्शन। ओके, तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। तो नंबर 1 है उच्च निर्वात उत्पन्न करने में। उच्च निर्वात उत्पन्न करने में यानी वैक्यूम क्रिएट करने में। क्या होता है कि वैक्यूम पंप होता है, किसी चैम्बर के अंदर जितनी भी वायु भरी हुई है उसे बाहर निकालने के लिए एक पंप का यूज किया जाता है जिसे बोलते हैं वैक्यूम पंप। तो वैक्यूम पंप से उसके अंदर से सारी वायु निकाल लेते हैं और उसके बाद भी अगर वहां थोड़ी बहुत वायु शेष रह जाती है तो उसे हटाने के लिए उसके पात्र के अंदर चारकोल डाला जाता है और वह चारकोल अपनी सतह पर जो वायु है उसका अधिशोषण कर लेता है और उच्च निर्वात की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो अब अपन देखते हैं, पहला अपन ने अनुप्रयोग देखा, दूसरा अनुप्रयोग होगा गैस मास्क में। गैस मास्क ये अपन पहले भी पढ़ चुके हैं कि कोयले की खानों में काम करने वाले मजदूर सक्रियत चारकोल का लेप लगा हुआ मास्क अपने फेस के ऊपर लगाते हैं, जिससे कोयले की खानों में जो गैस का रिसाव हो जाता है कभी कभी जहरीली गैस का, तो वह जहरीली गैस उस मास्क के ऊपर लगे हुए चारकोल के ऊपर अधिशोषित हो जाती है और वह जहरीली गैस श्वसन के साथ उस श्रमिक के मजदूर के अंदर नहीं जाती, यानी श्वसन के साथ अंदर जहरीली गैस नहीं जा पाती और सेफ्टी हो जाती है। ओके, तो गैस मास्क में भी हम जो सक्रिय चारकोल लगाते हैं वह जहरीली गैस का अधिशोषण करता है। नेक्स्ट, थर्ड है आर्द्रता नियंत्रण में। आर्द्रता नियंत्रण यानी मॉइस्चर जो है उसको कंट्रोल करने में। तो जैसे कहीं पर नमी उत्पन्न हो रही है एटमॉस्फेयर में, अपने जो रूम है उसमें या प्रयोगशाला में अगर कहीं नमी है तो उस नमी का अधिशोषण सिलिका जेल या एल्यूमिना जेल, ये दोनों जो है अधिशोषक होते हैं, सिलिका जेल और एल्यूमिना जेल, और ये अपनी सतह पर क्या करते हैं, नमी को अधिशोषित कर लेते हैं। तो एक ये वाला अपना एप्लीकेशन हो गई, यह अनुप्रयोग हो गया किसका, आर्द्रता नियंत्रण में अधिशोषण का। ओके, अब नेक्स्ट है विषमांगी उत्प्रेरण में। ओके, विषमांगी उत्प्रेरण यानी हेट्रोलाइटिक कैटालाइसिस, ठीक है, हेट्रोजीनस कैटालाइसिस, विषमांगी उत्प्रेरण। तो विषमांगी उत्प्रेरण में क्या होता है, एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये एक कैटलिस्ट है, कोई भी उत्प्रेरक है, इसकी सतह पर दो प्रकार के मान लीजिए गैस के मॉलिक्यूल ए और बी आकर के इसके ऊपर क्या हो गए, स्थापित हो गए यानी अधिशोषित हो गए। तो गैस के मॉलिक्यूल कहाँ स्थापित हुए, इस ठोस के ऊपर, ये गैस था ये ठोस है, यानी दोनों अलग अलग हो गए, इसको बोलते हैं विषमांगी। अब यहाँ पर ये दोनों जब स्थापित हुए तो उसके बाद ये दोनों आपस में रिएक्शन करने लग जाएंगे और ये जो रिएक्शन करने लगेंगे तो नए प्रोडक्ट का निर्माण हो जाएगा। तो बताओ, इसने उत्प्रेरक का काम किया, यानी उत्प्रेरक ने इन अभिकारकों को आपस में क्रिया करने के लिए एक सरफेस प्रोवाइड कर दी।
तो सरफेस पर ये आकर के क्या हुए थे, अधिशोषित हुए थे। तो यानी हम कह सकते हैं कि उत्प्रेरण क्रिया में भी अधिशोषण का एक महत्वपूर्ण योगदान है। नेक्स्ट देखते हैं विलयन को रंगहीन बनाने में, विलयन को रंगहीन बनाने में। अब रंगहीन आप जानते हैं, हम पढ़ चुके हैं शर्करा का एग्जाम्पल। तो पेट्रोलियम और शर्करा, इनका जो विलयन होता है वो कलरफुल होता है, और इसको कलरलेस करने के लिए हम क्या करते हैं, पढ़ा था हमने, शर्करा के ब्राउन कलर के विलयन को जांतव चारकोल के ऊपर से गुजारा था, तो शर्करा का कलर उड़ गया था और वह क्या हो गई थी, रंगहीन। तो वहां पर भी सक्रिय चारकोल यानी जांतव चारकोल जो हमने लिया था, उस जांतव चारकोल ने क्या किया था, शर्करा के कलर का अधिशोषण किया था। तो यहां पर भी इसका यूज हो गया। अब देखते हैं अपन अक्रिय गैसों के पृथक्करण में। अक्रिय गैसों के पृथक्करण, मान लीजिए किसी गैसीय पात्र के अंदर विभिन्न प्रकार की अक्रिय गैसें भरी हुई हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, ज़ेनॉन वगैरह। तो ये गैसें किस में भरी हुई हैं, किसी गैसीय चैम्बर में भरी हुई हैं। अब उस पात्र में से हमें एक गैस को अलग करना है, तो हम उसके अंदर क्या करते हैं, नारियल चारकोल अंदर डालते हैं। ये बनाया था डेवार ने, इसलिए इसको बोलते हैं डेवार नारियल चारकोल। ओके, तो नारियल का चारकोल अपन उसमें डालते हैं। वो नारियल चारकोल क्या करता है, इतनी जितनी भी अक्रिय गैसें हैं उनमें से एक दो गैसों को अपनी सतह पर अधिशोषित कर लेता है। ठीक है, मान लीजिए अगर हमने पहले चारकोल डाला तो उसने अपनी सरफेस पर ज़ीनोन गैस का अधिशोषण कर लिया, तो ज़ीनोन को निकाल करके हम बाहर लाएंगे और बाहर ला करके उसको हीट देंगे, तो वह उस नारियल चारकोल पे से वापस अलग हो जाएगी और हम उसको कलेक्ट कर लेंगे। ठीक, फिर उस नारियल चारकोल को वापस से हमने किस में डाल दिया, वापस उसी गैसीय चैम्बर में। अब इस समय हमने टेम्परेचर थोड़ा कम किया, तो नारियल चारकोल की सतह क्या हो गई, ठंडी। तो अब जो क्रिप्टोन गैस है वह उस पर चिपक जाएगी। यानी हम क्या करेंगे, अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग प्रकार की अक्रिय गैसों को अधिशोषित कर लेंगे। तो नारियल चारकोल का यूज करके अक्रिय गैसों को पृथक किया जा सकता है, सेपरेट किया जा सकता है, किसमें से, मिक्सचर में से, यानी मिश्रण में से उनको पृथक किया जा सकता है। बस यहाँ पर थोड़ा सा टेम्परेचर हमें अलग अलग रखना पड़ेगा। ओके, तो एक ये अक्रिय गैसों का यूज हो गया हमारे। अब एक देखते हैं अपन चिकित्सा के क्षेत्र में। ओके, तो चिकित्सा के क्षेत्र में क्या होता है, तो चिकित्सा के क्षेत्र में हम देखते हैं कि कभी भी हमारी स्किन पे कट लग जाता है तो हम उस स्किन पर लोशन लगाते हैं या कोई एंटीसेप्टिक क्रीम लगाते हैं, तो वह क्रीम हमारी सरफेस पर चिपक गई। अब कोई भी बैक्टीरिया आकर के उस क्रीम या लोशन के ऊपर बैठता है तो वह बैक्टीरिया मर जाता है। क्यों मर जाता है, क्योंकि उसके अंदर का जीव द्रव्य जो है वह बाहर निकल जाता है, क्योंकि बाहर क्या है, सांद्रता ज्यादा है। जो सॉल्यूशन में जो अपना लोशन था उसकी सांद्रता क्या है, ज्यादा है, तो वह अंदर से सारा पानी उसका बाहर खींच लेता है। तो बताइए, सबसे पहले लोशन के ऊपर आकर के बैक्टीरिया क्या हुए थे, अधिशोषित यानी एब्सॉर्ब हुए थे और फिर वो मर गए। इसलिए हम चिकित्सा के क्षेत्र में भी अधिशोषण का यूज होता है। और नेक्स्ट अपन देखते हैं एक और इसका यूज है अपने झाग प्लवन विधि में। कौन सी, झाग प्लवन विधि। क्या होती है झाग प्लवन विधि, तो झाग प्लवन विधि एक अपन पढ़ेंगे जो धातुओं के निष्कर्षण, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स वाला जो हमारा लेसन है उसमें मेटलर्जी वाले में अपन इसको पढ़ेंगे। तो झाग प्लवन विधि में एक्चुअल में क्या होता है
कि जब अयस्क को हमें क्या करना हो, सांद्रित करना हो, तो सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण की विधि होती है झाग-प्लवनी विधि। इस विधि में जो हमारा एक टैंक होता है उसके अंदर हम झाग उत्पन्न करते हैं और उस झाग की सतह पर जो सल्फाइड अयस्क के कण होते हैं वो अधिशोषित हो जाते हैं, यानी चिपक जाते हैं। तो अधिशोषित हुए, झाग की सतह पर सल्फाइड अयस्क के कण अधिशोषित हो जाते हैं, तो वहां पर भी यह विधि काम में आती है। कौन सी? अधिशोषण। यानी अधिशोषण झाग-प्लवनी विधि के लिए भी यूजफुल है। और एक और हमारे है वर्णलेखिकी विधि। वर्णलेखिकी, आपने 11th क्लास में ये वर्ड सुना होगा, वर्णलेखिकी विधि। इस विधि में क्या होता है, एक ब्यूरेट के जैसा एक स्तंभ लेते हैं हम, है ना। वर्णलेखिकी बहुत सारे टाइप की होती है, जैसे कागज या पेपर वर्णलेखिकी, एक स्तंभ वर्णलेखिकी। ओके, तो यहाँ पर हमने ये स्तंभ लिया है, स्तंभ वर्णलेखिकी पढ़ रहे हैं हम। तो इसमें एक पदार्थ भर दिया जाता है और इस पदार्थ को हम बोलते हैं सिलिका जेल। ओके, सिलिका जेल ये अधिशोषक का काम करता है। ओके, जब इसमें ए और बी का मिक्सचर, ये कोई विलयन है जिसमें ए और बी दो पदार्थ का मिक्सचर है, ये इसमें डाला जाता है, तो ये इसके अंदर बह करके नीचे आने लगता है। तो ए पदार्थ मान लीजिए यहीं पर क्या हो गया, अधिशोषित हो गया, यानी सिलिका जेल की सतह पर चिपक गया, और बी थोड़ा नीचे आते आते इस जगह पर जाकर के चिपक गया, यानी अधिशोषित हो गया। तो बताइए अधिशोषण वर्ड यूज कर रहे हैं, यानी जो स्तंभ वर्णलेखिकी है उसमें भी अधिशोषण का यूज हुआ है, और ए पदार्थ यहाँ अधिशोषित हो गया और बी यहाँ। हम जानते हैं हर एक पदार्थ की अधिशोषण क्षमता अलग अलग होती है, इसलिए कोई पदार्थ ए है और उसकी अधिशोषण क्षमता ज्यादा है तो वह शुरू में ही अधिशोषित हो जाएगा। ओके, अर्ली स्टेज में ही वो क्या हो जाएगा, अधिशोषित हो जाएगा। लेकिन बी की अधिशोषण क्षमता ए से कम है तो वह नीचे आते आते, यहाँ आते आते क्या हो गया, अधिशोषित हो गया। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि वर्णलेखिकी विधि में भी अधिशोषण का यूज होता है। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट इसके एप्लीकेशंस, अनुप्रयोग हमारे पूरे हुए, और हमारा जो सरफेस केमिस्ट्री जो लेसन है उसमें 3 पोर्शंस हैं। फर्स्ट पोर्शन था हमारा अधिशोषण, ओके, सेकंड है हमारा कैटालाइसिस यानी उत्प्रेरण, और थर्ड है कोलाइडल सॉल्यूशन। तो इस लेसन 5 को 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें से आज हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट पार्ट में हम कैटालाइसिस के बारे में पढ़ेंगे।